अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नायला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 19। बाजू सीने पर बांधे दीवार से पुश्त लगाए खड़ी वो तने हुए तासुरात के साथ एक कड़ी निगाह ज़रकाश पर डालती मुंह फेर गई थी। तुम्हारी वजह से पहले ही अर्श के सामने मेरी ज़ुबान ख़राब हो चुकी है। मेरी हज़ारों ताकीद के बावजूद तुमने वही किया जिसे इज्तनाब करना चाहिए था। मुझसे वादा खिलाफ़ी करके तुमने ना सिर्फ जुनाइशा को भड़काया बल्कि उसे गलत मशवरे दिए। अर्श के ख़िलाफ़ फजूल गोई भी की। अर्श ने कॉल रिकॉर्ड की थी, सब सुन चुका हूँ मैं। अब तो मैं उसे नज़र भी नहीं मिला सकता। मज़ीद कसर तुमने आज पूरी कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी वजह से शहराम के सामने मुझे इस हद तक शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं भी ये नहीं सोच सकती थी कि आप इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाएंगे। मेरी परेशानी से अच्छी तरह वाकिफ़ होने के बावजूद आपने अर्श के बारे में सब छुपाया। मुझसे गलत बयानी करके उसका साथ देते रहे। मुझसे ज़्यादा अहमियत रखता था वो आपके लिए। वो सख्त तासुफ से बोली थी। मैं सिर्फ किसी मसलहत के तहत खामोश था, वरना मुझे सच छुपाने की क्या ज़रूरत थी। शहराम तक पहुंचने से पहले तुमने मुझसे इजाज़त लेना तो दूर की बात, इतला तक देना गवारा ना किया। अब सुकून से हो तुम शहराम के घर में सबके सामने अपना और मेरा इमेज ख़राब करके। तुराज वो सब शरीफ ख़ानदानी लोग हैं। सोचे समझे बगैर तुम कैसे किसी पर इल्ज़ामात की बौछार कर सकती हो। तुम्हें तो वहाँ जुनाइशा के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे सबके तासुरात नज़र आ रहे थे। मैं अगर ज़बरदस्ती तुम्हें वहाँ से ना लाता तो कुछ पईद ना था कि शहराम खुद हाथ पकड़कर तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देते। ज़रकाश के शदीद नागवार लहजे पर वो पेशानी पर बल डाले सुलगती निगाह उस पर डालकर रह गई थी। अब कुछ नहीं कहोगी तुम? तुम्हारी सारी बातें, हंसना रोना अब सब जुनाइशा के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं। कुछ कहूँ तो मसला, ना कहूँ तो भी मसला। अभी वहाँ सबकी इतनी बातें बर्दाश्त करके आई हूँ, अब यहाँ आप मुझ पर बरसे जा रहे हैं। एहतजाजन गुस्से में बोलते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मैं बरस नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ जिसे तुम समझने के लिए तैयार नहीं। ज़रकाश ज़िच हुआ था। तुम्हें कोई बात एक ही बार में समझ नहीं आती। मुझ पर भरोसा क्या सिर्फ बातों की हद तक है? दुनिया देखी है मैंने, तुमसे ज़्यादा तजर्बा है मेरा। अर्श वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा इमेज तुमने अपने जहन में बनाकर मोहर लगा दी है। जिस शख्स को तुम जानती तक नहीं उसके बारे में इतने वसूख से बयान कैसे दे सकती हो? तुम उसे सिर्फ उतना ही जानती हो जितना कि जुनाइशा ने तुम्हें बताया, वो भी उस दौर में जब वो अर्श की तरफ से दिल बर्दाश्ता थी, उसकी तरफ से मायूस और बदसन हो चुकी थी। ऐसे में वो अर्श के लिए कुछ अच्छा कहने के काबिल ही नहीं थी। जिस इंसान से दिल बदसन हो, चोट खाया हुआ हो, उसके लिए ज़ुबान से अच्छी बात कैसे निकल सकती है? उसमें तो वो बुराइयां भी नज़र आने लगती हैं जो उस इंसान में सिरे से मौजूद ही नहीं होती। अर्श को भी इस बात का अंदाज़ा था, इसीलिए वो किसी की भी मुदाखलत के बगैर अपने और जुनाइशा के दरमियान फैले फासलों को ख़त्म करना चाह रहा था। उसे खुद से राज़ी करके अपने घर वालों तक ले जाना चाहता था, मगर तुमने दरमियान में आकर सारा मामला बिगाड़ दिया। अब जाने उसे शहराम के किन सवालों का सामना करना पड़ रहा होगा। मुझे जुनाइशा के लिए जो बेहतर लगा मैंने किया। आपने भी तो हाथ झाड़ दिए थे, और क्या करती? वो खिफ़त से इतना ही बोली थी। यही तो मसला है, बस जुनाइशा को सामने रखकर बाकी हर तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं तुमने। अगर मुझे ज़रा भी शुबा होता कि जुनाइशा के लिए अर्श ख़तरनाक साबित हो सकता है या जुनाइशा उसके साथ महफूज नहीं, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था उसे अर्श के घर से निकाल लाना। मगर जिस हद तक मैं अर्श और उसके घर वालों को जान पाया हूँ, उसके बाद मुझे अर्श के साथ जुनाइशा का मुस्तकबिल बहुत रोशन और कामयाब नज़र आ रहा है। जुनाइशा दुरुस्त जगह पहुँच चुकी है, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसको अपनी नई ज़िंदगी के आगाज़ में जो दुश्वारियाँ दरपेश हैं उनसे उसे खुद निमटने दो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि उसका एतमाद बहाल करो, उसे ढारस दो, मस्बत मशवरे दो। अर्श से और हालात से फ़रार होने के रास्ते मत दिखाओ। अर्श के घर वालों के दरमियान एडजस्ट होने के लिए उसे यकीनन तुम्हारे अच्छे मशवरों और मदद की ज़रूरत है, लेकिन फ़िल वक्त बिगड़ती सूरत हाल का तकाज़ा ये है कि तुम अभी उससे बिल्कुल अलग रहो, उससे कोई राब्ता ना करो। मामलात को बेहतर करने के लिए इस वक्त उसे अर्श की मदद दरकार है, क्योंकि ये उन दोनों का बहुत ही ज़ाती किस्म का मामला है। वरना खुदा न खास्ता तुम्हारी तरह जज्बात की रो में बहकर जुनाइशा ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो उसके लिए सिर्फ एक हॉस्टल ही रह जाता है, और सारी ज़िंदगी उसे मेरे और अपने दरमियान बर्दाश्त करने का अहद तुम भी नहीं कर सकती हो। उस दिन की नौबत मत आने दो जब जुनाइशा खुद अपनी बर्बादी का जिम्मेदार तुम्हें ठहराए। उठा सकोगी अपनी अजीज़ तरीन दोस्त की बर्बादी का बोझ? वह अब हकीकत से आगाह करता उस पहलू का मनफी रुख भी दिखा रहा था, लेकिन वो समझना ही कब चाहती थी।
वो खुद गर्ज लड़की थी जिसके लिए सिर्फ अपना आप अहम था। क्यों डरा रहे हैं मुझे? आपने तो उसके नाम निहाद शौहर की जगह लाकर मुझे खड़ा कर दिया है दार पर। वो दंग होकर बोल उठी थी। दूर अंदेशी से काम लेकर खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें। दूसरी बात यह कि जिस जगह तुम अर्श को देख रही हो वो वहाँ है ही नहीं। मुझे उसका क्या करना? मेरी तरफ से वो एकदम जुबान दांतों तले दबाकर उसने ज़रकाश की खिशमनाक आंखों में देखा था। मेरा मतलब ये है कि मुझे सिर्फ जुनाइशा की खुशी अजीज़ है। मेरी बात सुनो। ये जो तुम अभी अर्श के सामने इतनी बातें बनाकर आई हो, मुझे बताओ ज़रा कि जुनाइशा ने तुम्हारी किसी एक बात की भी तस्दीक की? तुम्हारे अर्श के ख़िलाफ़ किसी बयान पर वो तुम्हारे साथ खड़ी हुई? बकौल तुम्हारे वो वहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, मगर उसने एक बार भी तुम्हें मेरे साथ जाते देखकर तुम्हें रोकने की या तुम्हारे साथ जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की? एक बार भी पुकारा तुम्हें? ज़रकाश के सवालों पर उलझती वो फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं सकी थी, मगर उसने तरदीद भी तो नहीं की। अगर तस्दीक नहीं की तो और वो क्या कहती? वो तो पहले ही बता चुकी थी कि पहले की बात मत करो, अभी की करो। ज़रकाश दरमियान में बोला था। अकल को जंग लग जाएगा, कभी कभी इसे इस्तेमाल कर लिया करो। 3 दिन एक छत तले अर्श के साथ गुजार कर वो अभी मंजर आम पर आई है। वो 3 दिन ही भारी हैं उस तमाम अरसे पर जो जुनाइशा ने तुम्हारे साथ गुजारा है। लिहाजा पहले की बात भूल जाओ, क्योंकि जुनाइशा भी अब वो नहीं रही है जो पहले थी। ज़्यादा नहीं, बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर अपनी तसल्ली के लिए अर्श के ख़िलाफ़ उसके सामने बात करके देख लेना। फ़र्क नज़र आ जाएगा तुम्हें पहले और अब में। ज़रकाश के खशमगी लहजे और ज़ुबानी जुमले सुनती वो बस उसे देखती ही रह गई थी। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई तुम पर चीखे, तुम्हें गुस्से या नफ़रत से देखे। लोग हमारे अमल को देखते हैं पहले, नीयत तक पहुँचना बाद की बात होती है। शहराम और अर्श को मैं तुम्हारी नेक नियति तश्तरी में सजा कर नहीं दिखा सकता। तुम्हारी इज्जत और तौकीर में कमी आए ये भी मुझे गवारा नहीं। तुम भी किसी के घर के मामले में दखल देकर उसे मजबूर ना करो कि वो सारी मुरव्वत बालाए ताक रखते। शहराम इज्जत करने वाले इंसान हैं। मैं उनसे इस चपकलिश की खातिर अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकता, जबकि अब जुनाइशा भी उनके घर में मौजूद है। मैंने जुनाइशा के मामले से हाथ उठा लेने जैसी बात ज़रूर की थी, मगर मैं कैसे उस इंसान की परवाह करना छोड़ सकता हूँ जो तुम्हें अजीज़ तर हो। बात मुकम्मल करके वो खामोश हो गया था। फिर अब मैं क्या करूं? वो गायब दिमागी से पूछ रही थी। अर्श और जुनाइशा की तरफ से मुतमईन रहो और ये मामला मेरे हवाले करो। मैं शहराम से भी राब्ते में रहूँगा, तुम्हें बाखबर भी करता रहूँगा। तुम सारी खुद साख्ता परेशानियाँ दिमाग से निकाल कर रायमा की तरफ जाओ, कुछ दिन वहाँ गुजारो। सबके दरमियान मसरूफ़ रहोगी, खुश रहोगी तो तबीयत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। ज़रकाश के मशवरे ने एक पल को उसे हैरान ज़रूर किया था, वरना ज़रकाश को तो उसका एक दिन भी रायमा के घर रुकना नागवार गुजरता था। बहरहाल उसे ज़रकाश का मशवरा ठीक लगा था। पिछले सहन में फैली तारीकी में हवा के तेज़ झोंकों से खिज़ां के पत्तों का मध्यम शोर बहुत पुरअसरार था। हवा के झोंके भी उसकी पलकों में कोई जुम्बिश पैदा नहीं कर सके थे। शायद उसकी तमाम हिस्सियात इस वक्त उसके वजूद से अलग हो चुकी थी। दिमाग की स्क्रीन पर बस एक चेहरा बार बार नमूदार हो रहा था, वही चेहरा जो एक नाकाबिले फरामोश भयानक रात की पुरअसरारी में उसकी आंखों में कैद और दिमाग पर नक्श हो चुका था। रूह पर लगे एक एक ज़ख्म पर उस चेहरे की गहरी छाप थी। शदीद नफ़रत के बावजूद उसने कभी उस चेहरे को अपनी याददाश्त से खुरचने की कोशिश नहीं की थी, बस एक इसी दिन के इंतज़ार में। जिस कदर यकीन उसे एक दिन क़यामत के बर्पा होने पर और मौत का एक वक्त मुकर्रर होने पर था, उसी कदर उसे ये यकीन रहा था कि वक्त का पहिया चक्कर काटता एक दिन फिर उस चेहरे को उसके सामने ले आएगा। उसे यकीन था कि कुदरत ने उसके लिए सारे हिसाब किताब उस शख्स से बराबर करने के आगाज़ का दिन ज़रूर मुकर्रर किया होगा, और आज वही दिन था जिसका उसे इंतज़ार था। अब तक घोंट घोंट जो जहर वो पीती रही थी, वो जहर किसी के वजूद में उतार देने का वक्त आ पहुंचा था। वक्त हमेशा किसी एक का होकर नहीं रहता। गुज़रे कल में वक्त उसका नहीं था, मगर अब उसकी बारी थी। अब वक्त उसका होने जा रहा था, अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ। आज वो बेबस नहीं थी, उसके हाथ में वक्त का हथियार भी आ चुका था और ताकत भी। अपने मुजरिम को मकाफात अमल से दोचार करने के लिए बस उसका एक इशारा ही काफ़ी होने वाला था। माजी में एक सांप ने बेखबरी में उसे डसकर अपने अताब का निशाना बनाया था। आज उस सांप के अनकरीब कुचले जाने का ऐलान वक्त ने खुद कर दिया था। बेखबरी में नहीं, मुकाबिल की आंखों में आंखें डालकर सब कुछ सूद समेत वापस लेने का इख्तियार कुदरत उसे देने वाली थी, जो उससे छीना गया था। कमरे की तेज़ लाइट्स में ड्रेसिंग के आईने में उसका अक्स ठहर गया था। वो नहीं जानती थी कि कितने अरसे बाद वो बगौर आज अपने चेहरे को देख रही थी। अपने एक एक नक्श का मवाजना अपने गुमगश्ता भूले बिसरे चेहरे से करते हुए उसके अंदर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। वो पेशानी जो चांद की बिखरी चांदनी की तरह मुनव्वर और उजली हुआ करती थी, अब उस पर स्टिचेस के वाज़े निशान दागों की सूरत नुमाया थे।
गुल रंग जैसा निखरा चेहरा अपनी तमाम तर रानाई खोकर दागदार हो चुका था। जबड़े से रुखसार की हड्डी तक जाते स्टिचेस आबोताब को मांद कर चुके थे। सतवा नाक की हैत तराशे हुए संगमरमर जैसी ना रही थी। धीरे से उसने अपने दाहिने कान को छुआ था। कान की बिगड़ी हैत से यूं लग रहा था जैसे बालाई हिस्से को किसी ने उखाड़कर बहुत उजलत में वापस जोड़ने की कोशिश की हो। जो चेहरा आईना उसे दिखा रहा था, वो जानती थी कि ये वो चेहरा नहीं जिसके साथ वो इस दुनिया में आई थी। इस चीज़ का उसे कोई सदमा नहीं रहा था। आईने में नजर आते चेहरे से उसे कोई लगाव भी ना था, ना उसे देखते रहने की कोई चाह थी। उसकी आंखें जिस एक चेहरे की मतलाशी थीं, पिलाकर वो उसके सामने आ चुका था और वो बहुत जल्द दोबारा उस चेहरे को देखने वाली थी। उसकी जड़ों में, उसकी ज़िंदगी में जहर उंडेलने का कोई मौका वो अब गंवा नहीं सकती थी। अचानक होती दस्तक पर वो अपने अक्स से निगाह हटाते दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुई थी। आपो, चाचू आ गए, आपको पूछ रहे हैं, आ जाएं। रुमेल दरवाजे से इतला देकर चला गया था। लाउंज में रुमेल के साथ मौजूद ज़र्क पर दूर से ही निगाह डालती वो सीधी किचन में चली आई थी। मैं खाना नहीं खाऊंगा। टेबल पर प्लेटें रखती रिजाब से मुखातिब होता वो चेयर खींचकर बैठा था, जबकि रिजाब उसके चेहरे के संजीदा तासुरात पर चौंक गई थी। ज़र्क, क्या बात है, सब खैरियत तो है? बगौर उसे देखती वो टेबल की दूसरी जानिब बैठ गई थी। तुम्हें अब हॉस्टल जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद सपाट लहजे में बोलता वो उसे दंग कर गया था। लेकिन मैं तो कल सुबह ही हॉस्टल जाने का इरादा कर चुकी हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हॉस्टल जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं। सुनाइशा हॉस्टल में नहीं है। हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ है वो? रिजा धक धक रह गई थी। वो ले गया है उसे अपने साथ, अपने घर। वो मतलब? रिजाब ने बेयकीनी से उसे देखा था। ज़र्क, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ और किसने खबर दी? वो खुद आया था मुझ तक ये इतला देने। टेबल की सतह पर निगाह जमाए वो बता रहा था। वो इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहरा कर गया। तुमने उसको पुलिस के हवाले करने से पहले उसका हशर नशर किया या नहीं? रिजाब यकदम गुस्से में मुब्तला हुई थी। क्या हो जाता ये सब करने से? सच बदल तो नहीं सकता। सुनाइशा अपनी मर्जी से उसके साथ उसके घर में है। वो दीदा दिलेरी का मुजाहरा करने का हक रखता है क्योंकि वो बहुत पहले ही सुनाइशा से निकाह कर चुका है। मेरी हैसियत हमेशा की तरह अब भी एक तमाशाई की सी है। सुर्ख चेहरे के साथ वो धीमे मगर भड़कते लहजे में कह रहा था। वो ठीक कहता है। मुझे कोई हक नहीं उसके और जुनाइशा के ताल्लुक़ को गलत करार देने का। मैं ही कसूरवार हूँ। मैं ही अगर ठीक होता तो जुनाइशा को कभी अपने लिए ये इंतहाई कदम ना उठाना पड़ता। वो चाहता है कि मैं जुनाइशा से उसके ताल्लुक़ को कबूल करूँ, अपने बदनुमा एमाल की सज़ा अपनी बहन को काटते देखूँ। सन्नाटे में घिरी रिजाब बस उसे देख रही थी जो शदीद गम गुस्से के दरमियान अब खुद को मलामत कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि वो लड़की शहराम भाई के क्लोज़ फ्रेंड की बहन है तो कभी तुम्हारी बात ना मानती। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि उस लड़की की तस्वीर का तुम्हें करना क्या है? वादा खिलाफ़ी मत करो अब। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे वजह बता दोगे। अपने टेरेस पर मौजूद रीजा सख्त तशवीश में घिरी जिब्रान से मुखातिब थी, जो मुसलसल अर्श को कॉल करता किसी और तरफ मतवज्जा होना नहीं चाहता था, जबकि अर्श ने शायद कॉल रिसीव ना करने की कसम उठा रखी थी और रीजा ने खामोश ना होने की। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज तुम्हारे घर में ये नए नए चेहरे क्यों नज़र आ रहे हैं। वो लड़की कौन है जो इस वक्त भी तुम्हारे घर में है? तुम्हें ताक झांक के सिवा और कोई काम नहीं? जिब्रान ने बेजारी से उसे देखा था। तुम बस वही काम करो जिसके लिए दुनिया में आई हो। किताब में मुंह छुपाकर बैठ जाओ चुपचाप। मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे भरोसा नहीं रहा तुम पर। एक लड़की की तस्वीर मेरी वजह से इधर उधर हो गई है। किस मुँह से सामना करूँगी शहराम भाई का? तुम्हें सब्र नहीं है तो जो चाहे करो, अभी तो मेरी जान छोड़। जिब्रान ने झिड़का था। ठीक है, अब तो मैं सारी बात इमाम को बताऊंगी। कल कलाम मैं भी तुम्हारी वजह से फंस गई तो कम से कम इमाम तो होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, चाहे इसके लिए मुझे वो तमाम कर्ज माफ़ करना पड़े जो मेरा इमाम पर है। सही जा रही हो बिल्कुल। खशमगी नज़रों से रिजा को देखता वो कमरे की सिमत पड़ गया था। बात हुई अर्श से? सहर ने कमरे में आते ही पूछा। रसीव ही नहीं कर रहा कॉल, मुझे खुद उसके पास जाना पड़ेगा, जिब्रान जवाबन बोला था। हरगिज़ नहीं, पहले ही मैं तन्हा उसे समझाते समझाते हलकान हो चुकी हूँ। वो एक ही रट लगाए हुए है कि अर्श को बुलाओ। गुस्से में भरी बैठी है। बच्चे उसके डर की वजह से कमरे में नहीं जा रहे। शहराम अलग आग बगोला हुए बैठे हैं। उनको पता चला कि तुम इस वक्त अर्श के पास गए हो तो मज़ीद मेरी जान अजाब में आ जाएगी। अर्श फ़ोन पर ही जुनाइशा से बात कर लेता तो उसे कुछ तसल्ली हो जाती। सहर की बात अधूरी रह गई थी। जिब्रान के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। अर्श, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरी नहीं तो भाभी की कॉल तो रिसीव कर सकते थे। अब कौन से मुज़ाकरात करने हैं जो कॉल कर रहे हो मुझे? उस वक्त तो चुपचाप तमाशा देख रहे थे जब भाई ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी।
सुनाइशा को रोककर मुझे चले जाने का हुक्म सादिर किया। तब जुबान बंद रही तुम्हारी। अर्श शदीद गुस्से में उस पर बरसा था। अर्श, तुम्हें अंदाज़ा है कि उस वक्त मैं या भाभी मुदाखलत करते तो भाईजान का गुस्सा हद से तजावज़ कर जाता, बात और बिगड़ जाती। जिब्रान की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि सहर ने फ़ोन उससे ले लिया था। अर्श, तुम कम अज़ कम मेरी कॉल तो रिसीव करते। शहराम गुस्से में है, मगर तुम तो होश से काम लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस किस को संभालूं। सहर गुस्से में बोली थी। और क्या क्या सुनने के लिए कॉल रिसीव करता। आपके शोहर से जो कुछ सुन चुका हूँ वो काफ़ी नहीं जो अब आपकी भी बेलाग सुनो। ज़ब्त के बावजूद वो बिगड़े लहजे में बोला था। इस सब के ज़िम्मेदार भी तुम ही हो। जुनाइशा की दोस्त 100% ना सही मगर 50% ज़रूर दुरुस्त है। अब ये मत कहना कि मेरा अंदाज़ा गलत है। भाभी, मैं सिर्फ जुनाइशा की मर्ज़ी के बगैर उसे घर ले जाने का कसूरवार हूँ। अगर ये भी ना करता तो कैसे उसे हकीकत से आगाह करता? कैसे वो जान पाती कि मैं जानबूझकर इतने अरसे तक उससे गाफिल नहीं था? वो मेरी बात को समझ रही थी, सब कुछ ठीक होने जा रहा था। आप सबके बारे में भी मैं जुनाइशा को बताने वाला था। उसे अपने साथ लेकर मैं आपके पास ही आता, लेकिन उसकी दोस्त ने फिर सब कुछ बिगाड़ दिया। इस हद तक कि उसकी वजह से भाई ने मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का एक मौका तक नहीं दिया। जुनाइशा के सामने मुझे घर से जाने का हुक्म सुना दिया। क्या सोच रही होगी वो कि ये इज़्ज़त है इस घर में मेरी? वो आप सबसे वाकिफ़ नहीं थी, पहले ही घबराई हुई थी। और तो और भाई ने उसे ज़बरदस्ती घर पर रोक लिया, जबकि मैंने उसे आपके साथ जाने पर राज़ी करने के लिए उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसे अपने साथ वापस ले आऊँगा। भाई को कम से कम जुनाइशा की वजह से तो कुछ नरमी का मुजाहरा करना चाहिए था। अब मैं किस मुँह से उसके सामने जाऊँगा? तुम जानते हो कि शहराम जो फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते, कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए। लिहाजा उन पर तासुफ़ करना ही बेकार है। मेरा तो दिमाग माऊफ हो रहा है। जुनाइशा तुम्हारे लिए बज़िद है, तुम कम से कम फ़ोन पर ही उसे समझाने की कोशिश कर लो। क्या समझाऊंगा उसे? पहले ही उसकी नज़रों में भरोसे के लायक नहीं रहा हूँ। मैं अभी घर आऊँ या जुनाइशा से फ़ोन पर बात करूँ, दोनों ही सूरतों में वो बिगड़ेगी, किसी तौर वहाँ रुकने पर तैयार ना होगी। मैं उसे वहाँ छोड़कर नहीं आया हूँ, भाई ने उसे रोका है। अब वो उनकी और आपकी ज़िम्मेदारी है। भाई खुद मुझे बुलाएंगे तो ही आऊँगा, वरना नहीं। वो कतई लहजे में बोला था। ये कोई वक्त है अना के झंडे बुलंद करने का? सहर खा जाने वाले लहजे में बोली थी। ये बात आप अपने शोहर को नहीं समझा सकती। इस वक्त उनको छेड़कर खरी खरी सुनो या तुम्हारी चहीती को संभालो। तुम्हारी एक गलती की वजह से उस बेचारी के आने की खुशी भी गारत हो चुकी है। सहर बिगड़ी थी। भाभी, अपने शोहर को भी एक तरफ हटाएं, बस मेरे आने तक उसका ख्याल रखें। उसे रोने मत दीजिएगा, हरगिज़। शाबाश है तुम पर। तुम लोगों के चक्करों में मेरी रात काली हो गई है और तुम्हें अपनी चहीती की फ़िक्र खाए जा रही है। नागवारी से बोलकर सहर ने फ़ोन जिब्रान के हाथ में पटका था। क्या हुआ भाभी? जिब्रान ने हैरत से उनके तेवर देखे थे। क्या होना है? नाकर्दा गुनाहों की सज़ा के तौर पर भुगत रही हूँ तुम सब भाइयों को। सहर गुस्से में बड़बड़ाती कमरे से निकल गई थी। क्या कह दिया तुमने? वो तो मुझे भी गुस्से में घूरती गई हैं। मेरी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, मैं जानता हूँ। जुनाइशा को समझाना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा, अर्श ने कहा था। ये अंदाज़ा तो मुझे भी हो गया है। ये मोहतरमा सिर्फ भाभी के लिए नहीं, भाई के लिए भी मुश्किल साबित होने वाली हैं। मेरा ख्याल है अब तुम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए चैन और सुकून को भूल जाओ। तुम्हारे जाने के बाद ठीक ठाक किस्म की तकरार हुई है भाई और जुनाइशा के दरमियान। जिब्रान की इतला ने अर्श को दंग किया था। लान में बिखरी रात के गहरे सन्नाटे इर्द गिर्द ही नहीं, उसके अंदर भी बहुत दूर तक फैले हुए थे। दुराज की खिलखिलाहटें, उसकी बेसाख्तगी, शोखियाँ, उसके चेहरे की रानाइयाँ, कुछ भी तो इन सन्नाटों को दूर करने में कामयाब नहीं हो रहा था। इतने मोहब्बत करने वाले रिश्तों को नाराज़ करके आखिर किस तरह वो दुराज के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकेगा? आखिर कैसे वो उन सबके दिल से दुराज की नफ़रत को मिटा सकेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचकर इंसान सिर्फ अपने लिए भी जीना चाहता है, अपनी ज़ात, अपनी खुशियों और अरमानों को सबसे आगे रखना चाहता है कि ये उसका हक़ है। ज़िंदगी के अनगिनत कीमती साल खुद से बंधे रिश्तों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते कम अज़ कम अब वो भी अपना यह हक़ इस्तेमाल करना चाहता था, मगर नफ़रतें और अदावतें मोल लेकर नहीं, अपना हक़ इस्तेमाल करते हुए। उसे कितने दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना होगा, ये सोचकर ही उसका चैन सुकून ख़त्म हो जाता था। गहरी खामोशी को फ़ोन की आवाज़ ने यकदम तोड़कर उसे भी सोचों से निकाला था। सॉरी, मैं किचन में कॉफ़ी बना रही थी और फ़ोन कमरे में ही था, इसलिए कॉल रिसीव ना कर सकी। दुराज की आवाज़ उभरी थी। इतनी रात में तुम कमरे से बाहर कैसे हो? सब जाग रहे हैं क्या? नहीं, मैं और असद भाई ही जाग रहे हैं। वो बेचारे तो काफ़ी देर से अमान भाई का पीसी ठीक करने में लगे हुए हैं, और मुझ बेचारी का तो आपको पता ही है। वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली। दुराज, रात के इस पहर तुम्हें कमरे तक महदूद रहना चाहिए था।
मैं जानता हूँ वहाँ सब तुम्हारे अपने हैं, मगर फिर भी तुम्हें वहाँ सबसे और ख़ास तौर पर असद से अपने रिश्ते की नज़ाकत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब तो ये रिश्ता इतना पुराना हो गया है और कितना ख्याल रखूँ नज़ाकतों का। एक तो आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं कभी असद भाई से बेतकल्लुफ़ ही ना हो सकी। एक ही तो बहनोई है मेरे इतने मासूम से, और फिर मैं उनकी आधी घरवाली भी हूँ। क्या हो गया अगर मैंने उनसे कॉफ़ी का पूछ लिया तो? बेकार बात ना किया करो। सरकाश के नागवार लहजे पर वो खिलखिलाई। आप क्यों जल रहे हैं असद भाई से? आपकी तो पूरी घरवाली बनूंगी, फिर सुबह शाम आपके लिए काफ़ी बनाऊंगी। क्या याद करेंगे? वो शरारत से बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अच्छा ये बताएं, सब खैरियत तो है? सच बताओ, इस वक्त शिद्दत से तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था, इसलिए कॉल की। उसके लहजे में कुछ था जो दुराज को चौंका गया। दुराज, मैं कहता नहीं हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अपने इर्द गिर्द तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती। तुम ये जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ज़रकाश के मध्यम गंभीर लहजे ने उसके दिल को छुआ था। ज़रकाश, आप अपनी मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों में करें या ना करें, मुझे हर सूरत ये पता है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, यकीनन उस मोहब्बत से कई गुना ज़्यादा जो मोहब्बत मेरे दिल में आपके लिए है। दुराज के धीमे लहजे ने उसके बेकरार दिल को कुछ करार पहुँचाया था। दुराज, बस इतना मुझ पर यकीन रखना कि मेरी ज़िंदगी में मौत पर मुकाम की हकदार तुम हो। वो हक़ तुम्हें देने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तुमसे जब जब बात करता हूँ तो मेरा यकीन और मजबूत होता है कि मैं तुम्हारी नज़रों में भी सुरखरू रहूँगा। ज़रूर ऐसा ही होगा, बस आप उदास मत हुआ करें। मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाती हूँ जब आपको परेशान देखती हूँ। आप बस मुस्कुराते हुए खुशपाश ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं कब तुम्हारे लिए मजनू बना घूमता हूँ, खुश ही तो रहता हूँ। उसके हल्के फुल्के लहजे पर वो मुस्कुराई। सरकाश, कोई खैर खबर ली आपने जुनाइशा की? आपके हुक्म पर ही तो चुपचाप एक तरफ हो गई हूँ, मगर मैं उसके लिए परेशान हूँ। फिर वही बात। सरकाश जिच हुआ। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो फिर चुपचाप ही रहो। अर्श से बात हुई थी मेरी, सब ठीक है। जुनाइशा शहराम के घर में ही है। तुम्हारी तसल्ली के लिए 1-2 दिन में कोशिश करूँगा कि शहराम की तरफ जाकर खुद जुनाइशा से मुलाकात करूँ। ये ज़्यादा ठीक है। आप खुद उससे बात करेंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। दुराज ने फ़ौरन तायद की। शिजरा आप ही आ चुकी होंगी घर, कैसी हैं वो और बच्चे? हाँ ठीक है, वो और बच्चे भी। काफ़ी रौनक हो जाती है उसके बच्चों से घर में। आपने अभी मेरे और अपने बारे में कोई बात नहीं की घर में? फिर आखिर दुराज ने वही सवाल किया था जो उसका कम होता इस तरह फिर बढ़ा गया था। करूँगा बात, मौका मिलते ही, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। सच उसे बताने की वो हिम्मत ना कर सका था। अपनी ही आवाज़ ज़रकाश को अजनबी लग रही थी। दुराज, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? उसकी खामोशी ने ज़रकाश को चौंकाया। कुछ नहीं, बस यूँ ही। वो गहरी सांस लेकर बोली। ज़रकाश, आप ठीक हैं? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बिलाखिर दिल में जागते अंदेशों पर वो सवाल किए बिना ना रह सकी। मैं ठीक हूँ दुराज, वहम ना करो। अगर कोई परेशानी होती तो पहले ही तुम्हें बता देता, छुपाऊँगा क्यों? ज़रकाश के मुतमईन करने वाले अंदाज पर वो खामोश रही। अच्छा ये बताओ, कैसा वक्त गुजर रहा है रायमा की तरफ? कितने दिन और वहाँ रुकने का इरादा है? हल्के फुल्के लहजे में सवाल करता वो मौजू बदल गया। बहुत हिम्मत करने के बाद सहर उसके रूबरू बैठी थी, जो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी सपाट नज़रों से उनको ही देख रही थी। अर्श को अपना फैसला सुनाकर अब वो चुप की चादर ओढ़ चुकी थी, मगर नदामत से चूर होने के बावजूद सहर को उससे बात तो करनी ही थी। सोचा था कि कितना खुशियों भरा दिन होगा वो जब तुम दोबारा अर्श की ज़िंदगी में लौट आओगी। तुम्हारे लिए उसकी तड़प, उसकी बेकरारियों से हम बहुत पहले वाकिफ़ थे। हम सब गवाह रहे हैं तुम यहाँ मौजूद नहीं थी, मगर अर्श की वजह से इस घर में हर जगह मौजूद थी। सपाट नज़रों से जुनाइशा उनको देख रही थी, जो उससे निगाह मिलाए बगैर धीमे लहजे में अपनी बात कह रही थी। इस घर के अफराद तुम्हारे लिए अजनबी हैं, मगर हम सब तुमसे मानूस हैं। शायद तुम इसी दिन से उस घर में हो जिस दिन अर्श ने यहाँ पहला कदम रखा था, और हमारी ज़िंदगी में भी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारी तरफ से इतना तकलीफ़ इस्तकबाल तुम्हें मिलेगा। कल से अब तक जाने क्या कुछ गलत हो चुका है। तुम यकीन करो या ना करो, मगर ये सच है कि तुम्हारी तलाश में अर्श के बाद सबसे ज़्यादा मुतहरिक शहराम ही रहे हैं। एक पल को रुक कर सहर ने उसे देखा। जुनाइशा, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा कि वो तुम्हारे साथ पेश आए हैं। मैं नहीं जानती कि उनको तुम्हारी तरफ से क्या परेशानी लाहक है, कौन से खदशात हैं। मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ कि उनको हुआ क्या है। उनका बस चलता तो तुम्हारी तलाश में वो पाताल तक में उतर जाते, सिर्फ अर्श के चेहरे पर खुशी देखने के लिए, सिर्फ उसे पुरसकून देखने के लिए। इतनी मोहब्बत करते हैं वो अर्श से। वो अर्श के लिए शुरू दिन से इतने ही मेहरबान और शफीक हैं जैसा कि कोई भी बाप अपनी औलाद के लिए होता है। तुम्हें बार बार ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम पहले से अर्श की ज़िंदगी में मौजूद रही हो। सच को कौन छुटला सकता है?
عرش کی زندگی میں تم ہی تھی اور تم ہی رہو گی۔ سب سے زیادہ بہتر تو تم ہی جانتی ہو عرش کو، وہ اسی قابل ہے کہ اس کی قدر اور محبت کی جائے۔ بہت عزت کرتا ہے وہ شہرام کی، ان کا سب سے زیادہ فرما بردار بھی عرش ہی ہے۔ جن حالات میں عرش ہماری زندگی میں آیا ان کی وجہ سے شہرام اس کے لیے بہت زیادہ حساس ہیں۔ عرش کے نزدیک تمہاری قدر و اہمیت سے واقف ہونے کے باوجود شہرام شاید تمہیں اپنی جگہ پر یا برابر تمہیں نہیں دیکھ پا رہے، شاید یہ تقسیم برداشت نہیں کر پا رہے جس کا اندازہ ان کو اب تمہارے آنے کے بعد ہوا ہے۔ اگر عرش اپنے گھر میں تمہاری موجودگی سے ان کو آگاہ کر دیتا تو شاید عرش کی طرف سے اور تمہاری طرف سے بھی وہ اتنے بے یقین نہ ہوتے۔ خاموش ہو کر سحر نے بغور اس کے تاثرات دیکھے، مگر اس کی آنکھوں کی طرح چہرہ بھی ہر تاثر سے عاری تھا۔ سنائشہ شہرام نے عرش کے سامنے یہ قبول کیا ہے کہ غصے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو اس حد تک جانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تم نے جواب میں کتنی ہی کڑوی بات کیوں نہ کی ہو، مگر ان کو اپنے مقام کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ تم یہاں عرش کی امانت ہو۔ سنائشہ میں تم سے بس التجا ہی کر سکتی ہوں کہ ان کو عرش کے بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک موقع دو۔ وہ عرش کی نفرت برداشت کر سکیں گے نہ اس کی قطع تعلقی کو سہ سکیں گے۔ ان کو عرش کی نظروں سے اس کے دل سے اترنے سے تم ہی اب بچا سکتی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی موقع نہیں آنے دوں گی کہ اس گھر میں کوئی تمہاری تحقیر یا تذلیل کرے۔ اس گھر میں تمہیں وہی عزت اور مقام ملے گا جس کی تم مستحق ہو۔ میری طرف سے بھی عرش کو بہت مایوسی ہوئی ہے، پر اس نے شکایت کا ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کہا۔ اپنی بڑی بہن سمجھ کر مجھے یہ موقع دو کہ کچھ تلافی کر سکوں۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ یہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہاری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، ذہنی طور پر بھی تم بہت ڈسٹرب ہو۔ کل سے تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، صرف میرے کہنے پر تھوڑا سا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ اتنے مان سے کہہ رہی ہوں، اپنی بہن کا تھوڑا مان رکھ کر ہاں کہہ دو۔ شہرام کے تلخ رویوں پر میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ سحر اس کا ہاتھ پکڑے ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنائشہ کے دل و دماغ میں اس وقت کچھ نہیں تھا، کسی خیال کسی اشتعال کا شائبہ تک نہ تھا۔ چاہت اور خواہش نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ سحر کے چہرے پر بکھرتی خوشی اور آنکھوں میں موجود تشکر قابل دید تھا۔ ذہنی انتشار کے باعث طبیعت بھی اس قدر مزمحل ہو رہی تھی کہ وہ میٹنگ کینسل کرتا آفس سے اٹھ گیا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ دوپہر کے جس وقت وہ گھر پہنچا، گیٹ کے باہر موجود امان کے بڑے بیٹے نے اسے چونکا دیا۔ 1 گھنٹہ پہلے چچی جان کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب ان کا فون آیا تو واپس لینے آیا ہوں۔ واپس آ رہی ہیں، زرکاش کی استفسار پر امان کے بیٹے نے بتایا تھا۔ رائمہ کی اچانک اس وقت آمد کا سن کر ہی وہ معاملے کی سنگینی سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران رائمہ بھی آ گئی تھی۔ اس کے چہرے یا رویے سے زرکاش کو کسی بھی تلخ صورتحال کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے تائی امی سے ملے ہوئے۔ امان نے آج کالج سے چھٹی کی تھی تو سوچا اسی کے ساتھ آ کر خیریت پتہ کر لوں۔ اسی بہانے شزرا سے بھی ملاقات ہو گئی۔ رائمہ کی مسکراہٹ زرکاش کو مصنوعی لگی۔ لیکن میں تو ابھی آیا ہوں، امان کو جانے تو میں تمہیں شام تک گھر ڈراپ کر دوں گا۔ دراج اگر گھر پر ہوتی تو آپ کے لیے ضرور رک جاتی، مگر وہ رات ہی ہاسٹل گئی ہے، بچے اسکول سے آنے والے ہیں، ربیہ بھابھی کو بہت پریشان کریں گے۔ اگلی بار اسد کے ساتھ آپ کی موجودگی میں آؤں گی، پر ابھی اجازت دیں۔ زرکاش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رائمہ اس کے سامنے بھی مزید ٹھہرنا نہیں چاہتی، لہٰذا اصرار نہ کر سکا۔ توقع کے عین مطابق لاؤنج میں ہی صبغہ کے ساتھ اسے شزرا اور شیزا بھی موجود نظر آئیں۔ جو کچھ وہ رائمہ کے چہرے پر نہ دیکھ سکا تھا وہ ان سب کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ امی، رابطے دیکھیے آپ نے کس قدر تیز ترین ہیں۔ بہن کو یہاں آپ نے طلب کیا تو پیچھے سے اس نے سپورٹر زرکاش بھائی کو بنا کر بھیج دیا۔ شیزا کے طنزیہ لہجے پر زرکاش نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے اس وقت گھر آنے کی وجہ رائمہ نہیں، میں خود اسے گیٹ پر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اور ہم نے یقین کر لیا، وہ دن گئے اب، شیزا تلخ لہجے میں بولی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میری ایک خواہش نے سب کا یقین مجھ پر سے ختم کر دیا ہے، مگر سچ وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ نہ رائمہ نے مجھے یہاں آنے کی کوئی وجہ بتائی اور نہ میں نے اسے کریدا، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے یہاں بلایا گیا ہے، لیکن ابھی اس معاملے میں اسے شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زرکاش ضبط کرتا بولا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے رائمہ کو کچھ خبر ہی نہیں۔ بہن نے بات شادی تک پہنچا دی، ہمارے گھر کا سکون درہم برہم کر رکھا ہے۔ شزرا ناگواری سے بولی۔ سکون درہم برہم ہوا ہے تو اس کی وجہ میں ہوں۔ رائمہ کو واقعی میرے اور دراج کے معاملے کی کچھ خبر نہیں۔ امی اسے یہاں بلانے سے پہلے آپ ایک بار مجھے بتا دیتی۔ زرکاش نے شدید تعصب سے خاموش بیٹھی صبغہ کو دیکھا۔ بہن آسمان میں چھید کر رہی ہے اور رائمہ کو خبر ہی نہیں۔ ساری خبریں ہیں رائمہ کو، وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے، آستین کا سانپ ہے۔ شیزا زہر خند لہجے میں بولی۔ شیزا تمہیں دراج کے بارے میں جو کہنا ہے ضرور کہو، مگر رائمہ کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرنا۔ وہ انجان ہے ہر بات سے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ایسے گھٹیا لفظ اس کے لیے استعمال کیے جائیں۔
सरकाश उसकी नागवारी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सका। घटिया लोगों के लिए मैं ऐसे ही घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। अपनी बहन के करतूतों से आखिर रहमा भी कैसे अनजान रह सकती है? कब खबर होगी उसे? तब जब बहन गोद में निशानी लेकर जाएगी अपनी अयारियों की। शीज़ा गुस्से में बोलती सरकाश के ज़ब्त को इंतहा पर ले गई थी। वो तो गनीमत हुआ कि सिबगा दरमियान में बोलती सरकाश को कुछ कहने से रोक गई। शीज़ा गुस्से में होश ना गंवाओ, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम किससे मुखातिब हो। अब अपने घर बार की हो बात करने से पहले देख लिया करो कि किसके सामने क्या कहना है। सिबगा के सख्त नागवार लहजे पर शीज़ा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठी कमरे से निकल गई। अम्मी, अपने घर बार की तो मैं भी हूँ। अगर इसका मतलब ये है कि इस घर के मामलात में हम बहनों का अमल दखल अब ना होने के बराबर हो चुका है तो ठीक है। अपने बेटों के मामलात आप खुद देखें, हमारी राय की क्या अहमियत। शादी के बाद माँ बाप भाइयों पर से सारे हक ख़त्म हो जाने की रिवायत डाल दें। शिजरा हत्थे से उखड़ती बोली। शिजरा, मुझे कम अज़ कम तुमसे ऐसी तंग नज़री की उम्मीद नहीं थी। कम अज़ कम तुम तो ये सब ना कहो। सरकाश ने सख्त तासुब से शिजरा को देखा, मगर वो एक निगाह भी उसे देखे बिना उठकर चली गई। अम्मी, ये सब कहाँ से कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए उन दोनों को इस तरह बदगुमान और खफा देखना किसी अज़ियत से कम नहीं। ये दोनों क्यों नहीं सोचती कि ये किस कदर अजीज़ है मुझे। सरकाश थके हारे अंदाज में सिबगा से मुखातिब हुआ। वो गुस्से में कुछ नहीं सोच रही तो तुमने भी अपनी ख्वाहिश के सामने उन दोनों को अहमियत नहीं दी सरकाश। शीज़ा अपने बाप से ज़्यादा तुम्हारे लिए हसास रही है। शिराज से ज़्यादा मोहब्बत वो तुमसे करती है। उसका बिगड़ना मुश्तिल होना समझ में आता है। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि इस घर में पहली खुशी आने वाली है। तुम्हारी वजह से वो जिस ज़हनी अज़ियत से गुजर रही है, उसमें खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया तो क्या जवाब दूंगी मैं अहमद को और क्या मुँह दिखाऊंगी मैं अपने भाई को। शिजरा ने हमेशा हर मामले में तुम्हारा साथ दिया, मगर अब वो ऐसा नहीं कर पा रही तो इसकी वजूहात भी तुम जानते हो, मगर तुम्हें अपनी ख्वाहिश के सामने किसी का भी लिहाज एहसास बाकी नहीं रहा। सिबगा गुस्सीली नज़रों से उसे देखते हुए बोली। सबका एहसास है मुझे, सबकी परवाह रही है मुझे। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये दोनों काम एक तवातर से मैं आज तक करता रहा हूँ, मगर इस सब के दरमियान में मैं खुद कहाँ हूँ भी या नहीं, मैं खुद नहीं जानता। सुर्ख चेहरे के साथ बोलता वो फिर रुका नहीं था। केबल में दाखिल होकर वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो दीवार के साथ मौजूद स्याह लेदर के काउच मास सीट पर चित लेटा गहरी नींद में नजर आ रहा था। बाहर गैराज में मामूल की तरह काम हो रहा था। लब भींचे कुछ फासले पर खड़ा वो अर्श के चेहरे को ही देख रहा था। उसकी आंखों से निकलती चिंगारियां मुकाबिल को भस्म कर देने के लिए काफ़ी थीं। इश्तियाल बढ़ रहा था, रगों में उबलता खून उसे सब कुछ कर गुजर जाने के लिए उकसा रहा था। गैर महसूस अंदाज में उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी पॉकेट की सिमत हाथ बढ़ाया, और जब हाथ बाहर आया तो खाली नहीं था। एक रिवाल्वर उसके हाथ में मौजूद था। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने रासिब का चेहरा आया, फिर रिजाब का, अपनी अनथक मेहनत और जिद्दोजहद भी। मगर जब उसके सामने जुनाइशा का चेहरा और उसके साथ अर्श का चेहरा नज़र आता, वो सब कुछ भूल जाता। अब भी उसे सिर्फ ये याद था कि जुनाइशा को एक गलत इंसान से निजात दिलानी है, आज़ाद करवाना है एक बदकार शख्स की कैद से। उसी गैराज में अर्श से उसे अपनी पिछली मुलाकात याद थी। अर्श का कोई सच कोई हकीकत उस अज़ियत को कम नहीं कर सका था कि जुनाइशा किस तरह हालात के थपेड़ों में उलझ कर एक ऐसे शख्स के नरके में फंस चुकी है जो किसी भी तौर उसके काबिल ना था। रिवाल्वर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ खून रंग आंखों से उसे घूर रहा था, जो नींद में सीने पर हाथ धरा हटा गया था। जर्क की नज़रें उसके सीने से फिसलकर गिरते सेल फोन पर ठहर गई थीं। एक नज़र अर्श की बंद आंखों पर डालकर वो पंजों के बल बैठा और जाने किस तजस्सुस में फ़ोन उठाकर चेक करना शुरू कर दिया। फ़ोन में उसे कुछ बच्चों की तस्वीरें नज़र आईं जो उसके लिए अजनबी थे, लेकिन एक तस्वीर ने उसे बुरी तरह चौंका दिया था। वो तस्वीर शहराम और सहर की थी, जो उसके लिए कतई अनजान नहीं थे। वो मज़ीद आगे बढ़ा तो एक तस्वीर पर उसकी नज़र ही नहीं दिल भी ठहर गया था। तस्वीर में जुनाइशा का चेहरा था। उसकी आंखें बंद थीं, तकिए पर सर रखे वो गहरी नींद सोई कितनी मासूम लग रही थी। कितना सुकून था उसके चेहरे पर, कितनी पाकीज़गी थी उसके नकूश में। दिल में उठती दर्द की लहरें उसकी आंखों तक पहुंच गई थीं। जाने कितनी मुद्दत बाद वो जुनाइशा के चेहरे को इतने नज़दीक से देख रहा था। उसके नकूश में ज़र्क को अपने माँ बाप के नक्श दिखाई दे रहे थे। उनके भूले बिसरे चेहरे याद आ रहे थे, जिनके लिए वो कभी कुछ ना कर सका था। उसकी बहन माँ बाप की एक वाहिद निशानी थी जिसकी हिफाजत करने के वो काबिल ना था। वो बेआवाज़ रो रहा था। आंखें जुनाइशा की तस्वीर पर बरस रही थी। उसकी घुटी घुटी मध्यम हिचकियों ने अर्श को किस वक्त बेदार किया वो नहीं जान पाया था। ज़र्क! अर्श चौंक कर उठ बैठा, मगर ज़र्क उसकी तरफ मतवज्जा होने की पोजीशन में नहीं था। दर्द के समंदर में उतरा हिचकियाँ भर रहा था, जबकि अर्श की निगाह उसके दूसरे हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पर ठहर गई।
हैरान बैठा वो चंद लम्हों तक मामले को समझने की कोशिश करता रहा। उसने जर्क के हाथ से अपना फ़ोन भी नहीं लिया। गहरी सांस भरते हुए वो जर्क का शाना थपथपाता अपनी जगह से उठा। यहाँ से उठो, चेयर पर बैठ जाओ, मैं आता हूँ। कोई कॉल भी आए तो रिसीव मत करना। उसे ताकीद करता अर्श वॉशरूम की सिमत बढ़ गया। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए जर्क ने अपनी आंखें खुश्क की और रिवॉल्वर ग्लास टेबल के किनारे पर रखता चेयर पर बैठ गया। अर्श का फ़ोन अब भी उसके हाथ में था। अगली तस्वीर में जुनाइशा किसी ग्लास वाल के करीब खड़ी नज़र आ रही थी। यह तस्वीर दूर से ली गई थी मगर वाज़ेह थी और यकीनन ये भी जुनाइशा की बेखबरी में खींची गई थी। यकटुक वो उसे देखता रहा जो ग्लास वाल के बाहर जाने किस चीज़ पर नज़र जमाए खड़ी थी। जर्क का दिल पिघला जा रहा था। उसे पलकों में छुपा कर रखने के बजाय वो किस तरह उसकी बेकदरी करता रहा था, किस तरह उसे ज़माने के सर्दो गर्म हालात में घुलता छोड़कर खामोश तमाशाई बना रहा था। उसकी महवियत उस वक्त टूटी जब गैराज का ही एक लड़का चाय लेकर अंदर आया। चाय टेबल पर रखता वो लड़का रिवॉल्वर को देखकर चौंका। चाय पी लो, फिर जिस इरादे से आए थे उस पर भी अमल करना। फिक्र मत करो, मैं यहीं तुम्हारे सामने ही रहूँगा। वॉशरूम से निकलकर वो सामने बैठकर बोला। जर्क ने फ़ोन उसके सामने रख दिया और खामोशी से चाय के घूंट लेना शुरू कर दिए। वैसे मुझे ये अच्छा लगा जानकर कि मेरे अलावा भी कोई है जो जुनाइशा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, उसके लिए कुछ अच्छा अब तक नहीं कर सके हो तो कुछ बुरा भी मत करो। अर्श के संजीदा लहजे पर जर्क ने एक निगाह बस उसे देखा। मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए अजीज़ है कि जुनाइशा को मेरी ज़रूरत है। उसकी खुशियों के लिए मेरा सांस लेना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मौत तो बरहक है, उससे डरता नहीं। पर तुम क्यों अपने हाथ मेरे खून से रंग कर अपनी बरसों की मेहनत तबाह करने चले हो? ज़रा सब्र कर जाओ। जिस किस्म के हालात में मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ उसमें पागल होकर मैं खुद ही गले में फंदा लगाकर तुम्हारा अरमान पूरा कर दूंगा। अर्श के तल्ख लहजे ने जर्क को उलझा दिया। मेरा और जुनाइशा का ताल्लुक तुम्हारी गैरत पर ताज़ियाना बनकर लगा था। अपने जुनून में तुम मुझे सफ़ाए हस्ती से मिटा डालना चाहते हो। यकीनन तुम्हारे सीने में भी कुछ ठंड पड़ जाएगी ये जानकर कि जुनाइशा अब मेरे घर में नहीं है, चली गई है वो। अर्श के तल्ख लहजे पर जर्क के तासुरात बदल गए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ चली गई है? जर्क अजहद परेशान हो उठा। मेरे भाई भाभी उसे अपने साथ ले गए हैं, उनके घर में ही है जुनाइशा। एक तुम ही जालिम समाज नहीं हो। एक एक करके सब बेदार हो रहे हैं। अब सबको रिवायात याद आ रही हैं, अपने हक याद आ रहे हैं, गैरतें जाग उठी हैं। पहले सब आराम से बैठे थे। वो उखड़े लहजे में बोला, अभी और जाने कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। जुनाइशा मेरे साथ अपने घर आना चाहती थी, पर क्या करूं? भाई की नाफरमानी तो नहीं कर सकता, ना ही उनकी इजाज़त के बगैर जुनाइशा को घर ले जा सकता हूं। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द तुम्हारे बारे में जुनाइशा को बताकर तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे सारी दुनिया की दौलत नहीं मिलने वाली थी। मैं सिर्फ जुनाइशा की खुशी की खातिर तुम्हारे सामने झुकता रहा हूँ, मगर अब मुझसे ऐसी कोई तवक्का मत रखना। अब तुम ये दुआ करो कि वो मेरी शक्ल देखने के लिए तैयार हो जाए, वरना मैं उसे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। जब वो मुझसे राज़ी नहीं तो तुमसे भी क्यों राज़ी हो? नागवार लहजे में बोला, जबकि जर्क खामोश बैठा रहा था। वैसे तुम्हारे कस पल भी अभी निकले नहीं। सब कुछ बता चुका हूँ, कुछ नहीं छुपाया, मगर तुम्हारे दिल से कीना ख़त्म ना हुआ। किसी की जान लेने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। अपनी बहन के हाथ में ये रिवॉल्वर ज़रा थमा कर देखना, मुझसे पहले तुम्हारा काम तमाम करेगी। अर्श मज़ीद नागवारी से बोला, तुम्हारे फ़ोन में शहराम और उनकी वाइफ की तस्वीर देखी है मैंने। जर्क अचानक बोला, हाँ वही तो भाई भाभी हैं मेरे, तुम उनको कैसे जानते हो? चौंकते हुए अर्श ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मेरी उन दोनों से घर पर मुलाकात हो चुकी है। शहराम मेरे भाई के दोस्त हैं। नाम क्या बताया था तुमने अपने भाई का? अर्श ने पूछा। रासिब। जर्क के जवाब पर अर्श के तासुरात बदले। उनसे तो मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। ये वही हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते रहे हैं? और एकदम अर्श रुका था रिजाब का नाम लेते हुए। हाँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई का वही मुकाम है जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे भाई का है। वो मेरे मोहसिन हैं, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। जर्क के कहने पर अर्श ने बगौर उसे देखा। फिर अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या तुम अब अपने भाई के ज़रिए जुनाइशा तक पहुँचोगे? नहीं, वो जुनाइशा के बारे में कुछ नहीं जानते। उस तक मुझे तुम ही लेकर जाओगे। जर्क के कहने पर अर्श ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा, जबकि जर्क अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे घर में भी कोई तुम्हारा जिक्र जुनाइशा के सामने नहीं करेगा। फ़िलहाल यही मुनासिब है, अर्श ने कहा, जबकि जर्क उस पर से निगाह हटाता ग्लास डोर की सिमत बढ़ा, मगर फिर एकदम रुक कर पलटा। मैं जिस इरादे से आया था मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। इरादे पर अमल ना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आज भी बुज़दिल या कमज़ोर हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि जिससे मोहब्बत हो उसके लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है, और तुम मेरे लिए वही कड़वा घूंट हो। जर्क सर्द नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मेरे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं तुम्हारे बारे में।
अर्श के नागवार लहजे पर वो मजीद कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गया। एक दिन पहले ही तो हॉस्टल आई थी कि रायमा ने दूसरे ही दिन उसे घर पहुंचने की ताकीद की, बल्कि इतनी उजलत का मुजाहरा किया था कि उसे फ़ोन करने से पहले ही अमान के बेटे को हॉस्टल रवाना भी कर दिया। उसकी हमराही में वो रायमा के घर पहुंची। फौरी तौर पर सबके सामने तो कोई बात ना हो सकी, मगर रायमा के तासुरात से उसे किसी मामले की संगीनी का एहसास हो गया था। अंदाज़ा तो उसे तभी हो गया था जब रायमा ने फ़ोन पर मुख्तसर अल्फाज में उसे घर आने की ताकीद की थी। रबिया अपने बच्चों के साथ मैके जा रही थी। असद को ऑफिस से देर से आना था। रबिया वगैरह के रुखसत होते ही उसका सब्र भी ख़त्म हो गया। उसे शदीद किस्म का धचका लगा जब उसके इस्तफसार पर रायमा कुछ भी कहने से पहले रो दी थी। बच्चिया बताएं तो मुझे आखिर हुआ क्या है, क्यों इस तरह रो रही हैं? मेरी परेशानी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती आप, और तुम भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि तुम्हारी वजह से किस कदर बेइज्जत किया गया है मुझे। रायमा गुस्से में उस पर बरसती उसे दंग कर गई। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कुछ खबर ही ना होगी? तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे दिन रात से मैं कैसे बेखबर रह सकती हूँ, कैसे अनजान रह सकती हूँ उस सबसे जो जरकाश भाई के लिए तुम्हारे दिल में है। रायमा के गुस्सीले लहजे पर वो बस साकत नज़रों से उसे देखती रही। क्या ज़रूरत थी तुम्हें औकात से बाहर निकलने की? जरकाश भाई और अपने दरमियान मौजूद फ़र्क नज़र नहीं आया तुम्हें? ज़मीन आसमान भी कभी एक होते हैं। सारी दुनिया में एक वही मिले थे तुम्हें। ताई अम्मी ने फ़ोन पर मुझे घर आने का हुक्म दिया। वो तो शुक्र हुआ कि असद मेरे साथ नहीं थे। ताई अम्मी और उनकी बेटियों ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा, जिस तरह मेरी तजलील की, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मुझे यकीन है कि अगर शिराज़ मुल्क में होता तो वो यहाँ आकर सबके सामने मुझे और तुम्हें बेइज्जत करता। अपने शोहर और ससुराल वालों के सामने तुम पर लगाए गए किस किस इल्ज़ाम का मैं जवाब देती। जवाब तो उन तीनों के सामने भी मैं कोई ना दे सकी। तुम्हारी वजह से मुझे खामोशी से सब कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी जुर्रतों, हठ धर्मियों और मनमानियों ने मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। बजिया क्या कहती हैं वो तीनों? दुराज का लहजा सर्द था। क्या क्या बताऊं तुम्हें? उनकी हर तान इसी जुमले पर टूटती रही कि रुपए पैसे के लालच में तुमने उनके बेटे को वरगलाया है। इस काम पर मैंने तुम्हारा साथ दिया है। हम दोनों की मिली भगत की वजह से उनका बेटा उनके सामने खड़ा हुआ है। बजिया अगर उन सबको ऐसा लगता है तो 100 बार लगे। इतना ही दिल फट रहा है तो बांध कर रख लें किसी खूंटे से जरकाश को। किसने रोका है? निकाल दे उनके दिल दिमाग से मुझे। जो करना चाहिए वो तो हो नहीं सकता उन माँ बेटियों से। मुझ पर या आप पर इल्ज़ामात लगाकर सिर्फ उनका हसद और भड़ास निकल सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकता उन लोगों से। अब पता चलेगा अच्छी तरह से जरकाश को भी, जिनके लिए बरसों से अपना खून पसीना एक करते रहे हैं, वही सब किस तरह उनकी पुश्त पर छुरा घोंप रहे हैं। ये अहमियत है उनकी अपने घर वालों की नज़र में। खुलेंगी अब उनकी भी आंखें। दुराज गुस्से में भड़क उठी। मैं बस तुम्हारे लब खोलने के इंतज़ार में खुद भी खामोश रही, मगर मेरे खदशात रोज़ बरोज़ जड़ पकड़ते आज सच साबित हो रहे हैं। जरकाश भाई की फितरत से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो दुराज। वो अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। अपने घर वालों के सामने वो तुम्हारे लिए कभी नहीं डट सकेंगे। ताई अम्मी की मर्ज़ी, उनकी इजाज़त के बगैर वो कभी तुमसे शादी नहीं कर सकते। ताई अम्मी हमेशा अपनी बेटियों और शिराज के कहने पर चली हैं। जब उनकी औलादें तुम्हें नफ़रत की निगाह से देखती हैं तो फिर ताई अम्मी कैसे जरकाश भाई को तुमसे शादी की इजाज़त देंगी? रायमा सख्त परेशानी और तासुफ़ में थी। ये सब तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जरकाश मेरे अलावा किसी और जानिब देखें ये आपकी भी गलत फहमी है। उनको मेरे लिए नहीं, अपने लिए अपनी माँ बहनों के सामने ज़ुबान खोलनी पड़ेगी। मैं जरकाश के बाप की जागीर हरगिज़ नहीं हूँ जिसे वो अपने घर वालों की खुशियों पर कुर्बान कर देंगे। शादी तो जरकाश को मुझसे ही करनी पड़ेगी, वरना जिस दुराज को मैंने अपने अंदर सुला दिया है फिर उसे जागने में भी वक्त नहीं लगेगा। अभी तो मैं सिर्फ एक हद तक जरकाश के हवासों पर काबिज़ हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हर हद भूल जाऊँ और वो सब के सब जिस आलीशान घर में फ़िरौन बने बैठे हैं रातों रात सड़क पर आ जाएं। पागल मत बनो दुराज, होश के नाखून लो। जरकाश भाई किसी हाल में तुम्हारी खातिर अपनी माँ बहनों को नहीं छोड़ेंगे। मैं भी ऐसा करने पर उन्हें कब मजबूर करती हूँ। इंसानियत और रिश्तों के हकूक़ याद है मुझे। फितना परवर खुदगर्ज वो लोग हैं जो गिद्ध बने नोचते रहे हैं जरकाश को, और अब उनकी ख्वाहिशों खुशियों को भी निगल जाना चाहते हैं, मगर उस मुखलिस इंसान के लिए एक कड़वा घूंट नहीं पी सकते। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे, उन्होंने तो बस निछावर करना सीखा है। मुझसे वो मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये कोई गुनाह नहीं है। वो सुर्ख चेहरे के साथ बिफरे अंदाज में बोली, तुम्हारे ये सब कहते रहने से कुछ नहीं होगा। जरकाश भाई के घर का कोई फ़र्द तुम्हारे लिए राज़ी नहीं होगा, ये अटल हकीकत है। मुझे इन सब की बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि अगर जरकाश भाई ने उन सब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर तुमसे शादी कर भी ली तो आगे जाकर मसाइल का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि अभी अकल से काम लो। कुछ नहीं बिगड़ा अभी। तुम जरकाश भाई को समझा सकती हो, रोक सकती हो उनको।
तुम्हारे लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। मैं जानती हूँ ज़रकाश भाई की जगह किसी और को देना तुम्हारे लिए दुश्वार होगा, मगर क्या तुम सारी ज़िंदगी एक नापसंदीदा हस्ती बनकर रहना कबूल कर सकती हो? ज़रकाश भाई की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर तुम्हें कभी वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं मिल सकेगा जिसकी तुम मुस्तहिक हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो सब एक दिन तुम्हें ज़रकाश भाई से ही महरूम कर दे। उस वक्त क्या कर सकोगी? राइमा ने समझाने वाले अंदाज में उसे खबरदार करना चाहा। मुझे ज़रकाश से महरूम करना इतना ही उन सब के लिए आसान होता तो वो माँ बेटियाँ चोर रास्ते से आप पर हमला ना करती। मुझे उन सबसे कोई मुकाम कोई इज़्ज़त नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ चाहिए था वो मैं बहुत पहले ही उन सबसे छीन चुकी हूँ। ये वो माँ बेटियाँ भी जान चुकी हैं, इसीलिए अब अंगारों पर लौट रही हैं। वो तल्खी से बोली, और ये मेरे लिए किन अच्छे रिश्तों की बात कर रही हैं आप? आपकी नज़र में क्या है एक अच्छा रिश्ता? सारी ज़िंदगी के लिए एक ऐसे शख्स के साथ बंध जाना जिसकी एक अच्छी जॉब हो, जिसका एक घर हो और उस घर का एक कमरा जहाँ उसकी बीवी मलका बनकर रहे और कमरे से बाहर उसके घर वालों की खिदमत में हलकान होती रहे। उसके सर्द लहजे पर राइमा ने दंग नज़रों से उसे देखा। जो शख्स मेरी बुनियादी ज़रूरतें भी बमुश्किल पूरी कर सके, उससे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं शादी ही ना करूं। जो लिबास मैंने पहन रखा है इसकी कीमत का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। जो सैंडल्स मेरे पैरों में होती हैं उनकी कीमत 2-4 हज़ार नहीं है। हर माह जिस सैलून में मैं जाती हूँ वहाँ मेरी फ्रेंड्स जाने के लिए बस सोचती रह जाती हैं। इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स के सिवा मुझे कुछ रास नहीं आता। 2 दिन तक मुसलसल हॉस्टल का खाना खा लूँ तो मेरा हाजमा बिगड़ जाता है। अपने बाप की ज़िंदगी में मैंने एक चांदी का छल्ला तक उंगली में नहीं पहना, मगर आज मेरे पास गोल्ड की इतनी ज्वेलरी है कि सब बैंक के लॉकर में महफूज करनी पड़ती है। मेरे बैंक बैलेंस का आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकती हैं। ये सब किसकी बदौलत है? ढूंढ कर दे सकेंगी मुझे कोई ज़रकाश जैसा? उसके तंजिया लहजे पर राइमा बस दंग रह गई थी। ज़रकाश की वजह से हॉस्टल में मेरी इज्जत है, एक मुकाम है। हर लड़की मेरी किस्मत पर रश्क करती है। ज़रकाश ने अपने जिस घर हर चीज़ को मेरे इख्तियार में दे रखा है, उस घर में कदम रखने का मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकती थी। मैं अगर ज़रकाश से अभी दुनिया के आखिरी कोने में भी जाने की फरमाइश कर दूं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो मुझे वहाँ तक ले जाने में एक दिन नहीं लगाएंगे। बजिया, ना ज़रकाश के अलावा कोई शख्स मुझे अफोर्ड कर सकता है, ना मेरा उनके सिवा किसी और के साथ गुजारा है। ज़रकाश के पास जो कुछ है, जो सहूलतें, जो आसाइशें उन्होंने मुझे दे रखी हैं, उनसे कतई नज़र ज़रकाश की जगह किसी और को ना देने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। कम अज़ कम आप तो मेरी इस मोहब्बत की गहराई का अंदाज़ा कर सकती हैं। हर सच पर एक यही सच भारी है कि ज़रकाश जैसा इंसान मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो अगर मुझसे हर आसाइश छीन कर मुझे अपने साथ किसी टूटे फूटे बोसीदा मकान में भी रखेंगे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरे लिए उनका साथ, उनका करीब होना ही काफ़ी होगा। दुराज की आंखें नम और लहजा धीमा होता चला गया था। बजी, आप जानती हैं कि मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं मुखालफतों से डरकर ज़रकाश से दस्तबरदार हो जाऊँ। ना ही ये ज़रकाश के लिए मुमकिन है। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं हालात से घबरा कर अपनी और ज़रकाश की ज़िंदगी को आग भी लगा सकती हूँ, लेकिन मुमकिन तो ये भी किसी तौर पर नहीं कि मेरी वजह से मेरी बहन की तज़लील हो। ज़रकाश को अपनी माँ बहनों से बाज़पुर्स करनी होगी। उन सबको उनकी हद में रखने का काम ज़रकाश का है, वरना ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया तो ज़रकाश भी लपेट में आएंगे। तो राज, खबरदार, जो तुमने ज़रकाश को कुछ बताया या कोई हंगामा खड़ा करने का सामान किया, तुमने किस मुश्किल में धकेल दिया है खुद को भी और मुझको भी। राइमा जिच होती बुरी तरह डिस्टर्ब हुई। फ़िक्र मत करें, अब आइंदा कभी उन सबकी ज़ुबानें आपके सामने जहर नहीं उगलेंगी, मगर जो हो चुका है उसकी जवाब तलबी ज़रकाश को करनी पड़ेगी। उनकी अपनी बहनों से ज़्यादा आपने उनकी इज्जत की है। ना मैं खामोश रहूँगी आपकी बेइज्जती पर, ना ज़रकाश को खामोश रहने दूँगी। तो राज कतई अंदाज में बोली, अब क्या करूँगा वहाँ आकर? किस तरह सामना करूँ उसका? क्या मुँह दिखाऊँगा उसे? उस घर में सिर्फ जुनाइशा की तज़लील नहीं हुई, मेरे जज्बा और मोहब्बत की भी तज़लील हुई है। गम इस बात का है कि तज़लील करने वाले मेरे अपने हैं। जुनाइशा किसी से वाकिफ़ नहीं थी। भाई के सामने उससे गुस्ताखी सरजद हुई तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उसे बाज़पुर्स करता, सही गलत के बारे में समझाता। उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? भाई तो वाकिफ़ थे उस घर में जुनाइशा के मुकाम और अहमियत से। उस पर हाथ उठाने से पहले भाई ने मेरे बारे में भी ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। मैं जुनाइशा के चेहरे को नहीं पहचान सका था। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ तुमसे? उस वक्त मैं ज़मीन आसमान एक कर देने के दर पे था, मगर मुझे ज़ब्ती अंगारों पर चलना पड़ा क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं, भाई थे। उनके इस अमल से चेहरे से ज़्यादा मेरा दिल ज़ख्मी हुआ है, जिसकी अजियत मेरा सुकून ख़त्म कर चुकी है। गुस्से में बेकाबू वो जिब्रान के सामने बोल रहा था। जिब्रान यही चाहता था कि वह अंदर छुपा इश्तियाल बाहर निकाले। 2 दिन से अर्श ने सबसे ही राब्ते ख़त्म कर रखे थे। आज तीसरी बार गैराज आने पर बिल आखिर वो जिब्रान के हाथ आ ही गया था।
اب اس مقام پر آ کر زنائشہ سے ہر تعلق ختم کر دینے کا مطالبہ سننا میرے لیے موت کی اذیت سے گزرنے جیسا ہے۔ میں بار بار اس اذیت سے نہیں گزر سکتا۔ نہ مجھ میں حوصلہ باقی رہا ہے، نہ میں اس کے لیے اب اور صبر کر سکتا ہوں۔ عرش، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھائی بھی قبول کر رہے ہیں، لیکن تم اس طرح سب سے کٹ کر سارے رابطے ختم کر کے بیٹھ جاؤ گے تو جو غلط ہوا ہے وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ زنائشہ کی طبیعت بہت ناساز ہو چکی ہے، اس کی خاطر ہی صحیح، مگر گھر تو آؤ۔ تم وہاں ہوگے تو یقیناً اس کی طبیعت سنبھلے گی، بھابھی کو بھی ڈھارس ملے گی۔ تمہاری گمشدگی پر وہ بھی پریشان ہے۔ حالات یوں ہی بگڑے رہے تو آگے جا کر بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے بھائی اور زنائشہ کو ساتھ لے کر چلنا۔ جبران نے تشویش کا اظہار کیا۔ یہ سب بھائی کو سوچنا چاہیے تھا، وہ گھر کے بڑے ہیں، جب انہوں نے ہی اپنے ظرف کو وسیع نہ کیا تو اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ زنائشہ اب جو کرے وہ کم ہے، اسے میری زندگی، میرے گھر میں عزت اگر نہیں ملے گی، میرے اپنوں سے جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے مجھے نئی زندگی دی، اگر ان سے احترام نہیں ملے گا تو وہ میری محبت کا کیا کرے گی؟ اس پر لعنت بھیج کر جانے کی ہی بات کرے گی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مجھے بھائی سے قطعی یہ امید نہیں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ زنائشہ اور میرے تعلق پر اس طرح وہ انگلی اٹھا کر اسے بے توقیر کر چکے ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے وہ زنائشہ کو یہ سنا کر کہ وہ میرے قابل نہیں، میرے لائق نہیں، یا میں کتنی اونچائی پر ہوں اور وہ کتنی پستی میں رہنے والی؟ تو میں بھی اسی پستی سے آیا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ زنائشہ اور میں جانتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ بھائی کی جانچ پڑتال اور اپنی ذات پر ان کے تجزیے زنائشہ تو کیا کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کی موجودگی میں تو بالکل نہیں۔ جب میں ہی اس کی ڈھال نہیں بن سکوں گا تو وہ مجھ سے الگ ہونے کا مطالبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ زنائشہ کے لیے میرے جذبات کو بھائی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ یاد نہیں رہا، یا پھر وہ سب کچھ سمجھتے بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے اپنے اشتعال میں۔ وہ میرا گزرا کل ہی نہیں، میرا آج، میرے آنے والا کل بھی ہے۔ کوئی بھی ہم دونوں کے کھوئے ہوئے سنہری ماہ و سال نہیں لوٹا سکتا۔ کم از کم اب تو ہم ایک دوسرے سے محروم رہنے کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ شدید بگڑے ہوئے بلند لہجے میں بولا۔ میں بات کرتا ہوں بھائی سے، تم ابھی گھر نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں فورس نہیں کرتا۔ زنائشہ کی طرف سے مطمئن رہو، ہم اسے کہیں جانے دیں گے نہ تمہارے خدشات سچ ثابت ہوں گے۔ خود کو اور پریشان مت کرو، یہ سب سوچ کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبران کی تسلی پر وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ جبران کے جانے کے بعد وہ مسلسل مضطرب سوچوں میں غلطہ گلاس وال سے آسمان کے بگڑتے تیوروں کو دیکھتا رہا تھا۔ لاؤنج میں آتا وہ شہرام کی طرف ہی متوجہ تھا، جو کچھ پریشان سے سحر سے مخاطب تھے۔ گھر کا ماحول پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی ایسی کوئی بات کرنے کی؟ شہرام، میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فون پر نیتا سے بات کر رہی تھی تو ان کے بعد رجاب سے سلام دعا کی، بچوں کا ذکر آیا تو میں نے اسے بتایا حسن اور حسین کے لیے کوئی اچھا ٹیوٹر نہیں مل رہا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ خود ہی ان دونوں کو گھر آ کر پڑھانے کی بات کر دے گی، میں اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ رجاب کے نام پر جبران چونکا۔ ظاہر ہے منع کرنا ناممکن ہے، بہرحال اب تم نے ہی سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں آنے والے ہر فرد کو، چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو، سب کو یہی کہہ کر زنائشہ سے متعارف کروانا کہ وہ میرے دوست کی بہن ہے اور کچھ عرصہ ہم سب کے درمیان رہے گی۔ کسی کو بھی عرش اور اس کے تعلق کی بھنک تک نہیں لگنی چاہیے۔ شہرام، آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عرش سے اس کا تعلق کیسے چھپ سکتا ہے؟ سحر نے دنگ نظروں سے خاموش کھڑے جبران کو دیکھا۔ سوال مت کرو، فی الحال جو کہا ہے بس وہ یاد رکھو، اس کی وجہ بھی بہت جلد بتا دوں گا۔ شہرام اکھڑے لہجے میں بولتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جبران نے ایک نظر خاموشی سے پیچ و تاب کھاتی سحر کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے خود بھی نشست سنبھال لی۔ بھائی، آپ نے جو ابھی تاکید کی اس میں یقیناً عرش کے لیے بھلائی چھپی ہوگی، لیکن زنائشہ کے معاملے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ جو حالات سامنے ہیں ان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ ایک بے ضرر سی لڑکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سے آپ کو کیا انسیکیورٹی ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ بہت سنبھل کر جبران نے دھیمے لہجے میں ان کو مخاطب کیا۔ جواباً فوری طور پر شہرام کچھ بول نہیں سکے۔ جبران، مجھے لگتا ہے کہ کہیں تو کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ یہ لڑکی کسی طور عرش کے ساتھ آنکھوں میں سما رہی ہے نہ دل میں۔ میں جانتا ہوں عرش اس کے لیے آگ میں بھی کود سکتا ہے، مگر اس لڑکی کی نظر میں عرش کی حیثیت تو دو کوڑی کی بھی نہیں لگتی مجھے۔ شہرام کے تشویشناک لہجے نے سحر اور جبران دونوں کو ہی دنگ کر دیا۔ بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رائے قائم کرنے میں آپ نے عجلت سے کام لیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کن تلخ حالات میں اس گھر میں آئی ہے، اور پھر وہ ایک لڑکی ہے۔ عرش کی طرح وہ کھل کر سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر سکتی ہے؟ جبران نے حیرت سے کہا۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست، لیکن جو کچھ میں محسوس کر چکا ہوں اسے غلط قرار نہیں دے سکتے، اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ پہلے وہ سامنے نہ ہو کر بھی عرش کے اعصاب پر قابض تھی، اب وہ سامنے ہے تو مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ ہر طرح سے اس پر قابو پا کر وہ ہم سب سے اسے الگ کر دے گی۔
اس کی دھمکیوں نے میرا سکون غرق کر دیا ہے۔ عرش کی خاطر میں نے ضبط کی بہت کوشش کی تھی مگر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولے، بھائی آپ کے خدشات اگر درست ہیں تو یہی وقت ہے اس سے اپنائیت کے ساتھ پیش آنے کا۔ ہمیں اپنے ظرف کو بڑا کرنا ہوگا، درگزر سے کام لینا ہوگا، پھر ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ عرش سے ہم سب الگ نہیں، وہ خود یہ سچ قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ کو عرش پر تو بھروسہ ہے، وہ زنائشہ کو بھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ کسی بھی وجہ سے ہمیں ہمارے مقام سے ہٹایا جائے۔ ہاں یہ تو اندازہ ہے، 2 دن گزر چکے ہیں، آ کر شکل تک نہیں دکھائی۔ اب وہ یہاں صرف اس کی خاطر ہی آئے گا جس کی وجہ سے مجھ سے منہ پھیر گیا ہے۔ میری یا تم سب کی اب اہمیت ہی کیا رہ گئی ہے اس کی نظر میں؟ شہرام تلخی سے بولے۔ اس حد تک عرش سے بدگمان نہ ہو، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہاں صرف اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ کیا اسے حق نہیں رہا آپ سے ناراض ہونے کا؟ جبران کے سوال پر وہ خاموش رہے۔ اسے صرف زنائشہ کی پرواہ ہوتی تو آپ کے حکم اور اجازت کے بغیر زنائشہ کو اپنے ساتھ لے جاتا، ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ جاتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور آپ زنائشہ کو ہی دیکھ لیں، 2 دن گزرنے کے باوجود وہ ہمارے گھر میں ہی ہے۔ وہ ابھی اگر یہاں سے جانا چاہے تو ہم میں سے کون زبردستی اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے سگے نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ ہے جس پر وہ یہاں مزید ٹھہرے، مگر وہ یہیں ہمارے درمیان موجود ہے۔ وجہ صرف عرش نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی کہ کسی حد تک اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم سب عرش سے الگ نہیں ہیں۔ جبران اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ بھابھی زنائشہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شہرام کی خاموشی پر جبران نے سحر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا صبح تک بخار اتر جائے گا، مگر ابھی تو بخار تیز ہے، سحر نے فکر مندی سے بتایا۔ اور ہاں ایک بات مت بھولیے گا کہ زنائشہ کے سامنے اس کے بھائی کا ذکر بالکل نہیں کرنا۔ اس کا نام بھی زنائشہ کے سامنے زبان پر کوئی نہ لائے، کیونکہ زنائشہ کا اس سے بالکل کوئی رابطہ نہیں۔ عرش کو جب بہتر لگے گا وہ زنائشہ کو خود اس کے بھائی کے بارے میں بتا دے گا۔ جبران کے دھیمے رازدارانہ لہجے پر کسی کو سوال کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ کال بیل کی آواز پر سب ادھر متوجہ ہو گئے تھے۔ اس وقت اتنے خراب موسم میں کون آ گیا؟ سحر حیرانی سے بولی۔ عرش ہے، جاؤ جلدی۔ شہرام کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جبران آگے بڑھ گیا۔ میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ دھیمے لہجے میں وہ یوں مخاطب ہوا جیسے ان سے اجازت طلب کر رہا ہو۔ بے اختیار سحر کی نگاہ شہرام کی جانب اٹھی۔ ان کے اسبات میں سر ہلانے پر سحر نے اسے دیکھا۔ جاؤ، سو رہی ہے، جگانا مت اسے، ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سحر نے کہا۔ خاموشی سے شہرام اسے دیکھتے رہے جو کسی بھی جانب دیکھے بغیر تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گیا۔ خوابناک مدھم روشنی میں اس کے خوابیدہ نکاحت زدہ نقوش دیکھتا وہ بیڈ کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں اور دل آہنی شکنجے میں جکڑا جا رہا تھا۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر عرش نے اس کا جلتا ہاتھ دھیرے سے اپنے یکبستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے لبوں سے لگایا تھا۔ 2 دن میں اس کی حالت وہی ہو گئی تھی جس میں وہ اسے ہاسٹل سے لے کر آیا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ ڈھل چکی تھی، چہرہ مرجھائے پھول جیسا ہو چکا تھا۔ عرش کا دل شدت سے مچلا اس کی آواز سننے کے لیے، اس کی آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، مگر اچانک یہ احساس دل میں جاگتا اسے تڑپا گیا تھا کہ جیسے گزرے 2 دن میں وہ اسے نام لے کر پکارنے کا حق بھی کہیں کھو چکا ہے، مگر جذبے بول رہے تھے۔ لمس اسے پکار رہا تھا جو ارد گرد سے غافل تھی، مگر پھر بند پلکوں پر ٹھہرتا 2 انگاروں جیسا جلتا عکس اسے غفلت سے باہر نکالنے لگا تھا۔ اس کی کھلتی نیم و آنکھوں کی سرخیوں میں عرش کا دل ڈوبا تھا۔ سانس روکے عرش اس کے کسی رد عمل کا منتظر رہا، مگر زنائشہ کی بھاری بوجھل پلکیں دوبارہ جھک گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ اپنے سلگتے سینے سے لگائے وہ شاید ساری رات یوں ہی گزار دیتا اگر عقب سے دستک کے ساتھ سحر کی پکار نہ سنائی دیتی۔ وہ بس ایک پل کو ان کی طرف متوجہ ہوا۔ عرش، اس سے پہلے کہ وہ دہلیز پار کر جاتا سحر نے اسے روکا۔ ڈاکٹر اسے چیک کر گئے ہیں، صبح تک بخار اتر جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کا تمہیں خدشہ ہے، نہ وہ اس گھر سے کہیں جا رہی ہے نہ تم دور۔ میں نے اس سے بات کی ہے، وہ یقیناً میری بات سمجھ رہی ہے۔ سحر کے تسلی دینے پر وہ کچھ بھی بولے بغیر آگے بڑھ گیا۔ کسی بھی جانب دیکھے بغیر وہ لاؤنج سے گزرتا گیٹ سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، مگر عقب سے آتی شہرام کی پکار نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ بس رکا تھا، پلٹ کر اس نے شہرام کی جانب نہیں دیکھا۔ عرش، غلطی کیا صرف تم سے ہی سرزد ہو سکتی ہے، مجھ سے نہیں؟ کیا میں اب اس قابل بھی نہیں رہا کہ تم میری جانب دیکھ سکو؟ شہرام کے کمزور زخمی لہجے میں کہے گئے یہ جملے عرش کے لیے بھاری ضرب سے کم نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ شہرام مایوس ہو کر اس کے سامنے سے ہٹ جاتے، وہ سب کچھ بھولتا بھی اختیار ان کے گلے سے لگ گیا۔ اس طرح ناراض مت ہوا کرو، میرے لیے اس گھر سے کیا ساری دنیا سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی پشت کو تھپتھپاتے شہرام بولے۔ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، وہ لرز سے لہجے میں بولا۔ تم یہ شکایت کرنے میں حق بجانب ہو، لیکن میں بس یہ کہوں گا کہ جسے تم چاہتے ہو ہم سب پر بھی فرض ہے کہ اسے چاہیں، اس کی عزت کریں۔ شہرام کے گہرے سنجیدہ لہجے پر سحر نے سکون کا سانس لیا تھا۔